चलिए, सो बेसिकली जितने जो भी आप निया मानुष आज आप पहली क्लास में आए हैं, बट एक्चुअली इससे पहले हमने अभी तक 12th स्टार्ट किया ही नहीं था। 12th का फिजिक्स आज ही हम स्टार्ट करेंगे, अभी तक तो हम 11th रिवाइज कर रहे थे। सो 12th के फिजिक्स में क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी ब्रांचेस आप लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत ग्लिम्स और आइडिया तो दे दूं क्या आने वाला है आगे। तब तक जिसके वीडियो ये बटन दबाने में दिक्कत हो रही हो, किसी को वीडियो ऑन करने में, तो ऐसे ऐसे दबता है, करके देखो हो जाएगा। ज्यादा दिक्कत नहीं, स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन आता है नीचे, जैसे ही करोगे आ जाए। सो 11th में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, अलग अलग ब्रांचेस को एक्सप्लोर किया। आई होप सो। अब आती है 12th की बात। सो 12th स्टैंडर्ड में हम मेजरली तीन ब्रांचेस को एक्सप्लोर करेंगे फिजिक्स की। ब्रांच नंबर 1 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कुल मिला के 8 चैप्टर तक चलने वाली है। मतलब पूरी बुक 1 इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सब कुछ इसमें आपको पढ़ना रहेगा, बहुत सारी चीजें आएगी, बाद में बात करूंगा मैं उनके बारे में भी। फिर दूसरी मेजर ब्रांच जो आपको पढ़नी है फिजिक्स में, वो आएगी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बेसिकली 9 एंड 10 चैप्टर से मिलके बनती है। जहां पर आपने 10th स्टैंडर्ड में लाइट चैप्टर पढ़ा था ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रे डायग्राम्स, वो बहुत छोटा सा पार्ट है, उसके आगे का पार्ट आएगा सब। अब इसमें दो चैप्टर आते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर थर्ड ब्रांच होती है मॉडर्न फिजिक्स, विच इज नॉट सो मॉडर्न। 100-200 साल पुराना फिजिक्स ही है, नाम मॉडर्न दिया गया है, बट है 100-150-200 साल पुराने फिजिक्स की बात करेंगे, जिसमें 11 to 14 चैप्टर आएंगे। ये वाला पार्ट जिसने 11th फिजिक्स 11th केमिस्ट्री में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर्स पोस्टुलेट, रदरफोर्ड मॉडल, ये सब थोड़ा बहुत अगर ढंग से पढ़ा हो, तो यहाँ पे उनको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सब रिपीट होने वाला है फिजिक्स। थोड़ा अलग तरीके से आएगा, बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अगर आपको इनके बारे में थोड़ा आइडिया है। बुक 2 फिजिक्स की 12th स्टैंडर्ड में बहुत छोटी होती है, छोटी इन द सेंस बुक 2 यहां से स्टार्ट होती है 9 to 14 चैप्टर। सो बेसिकली 6 चैप्टर होंगे। 6 चैप्टर में से जो बड़े बड़े चैप्टर्स है वो सिर्फ 9 एंड 10 होने वाला है। ये चारों चैप्टर्स ऐसे है कि अगर मैं 3 घंटा लगातार पढ़ाऊं तो खत्म करवाए जा सकते हैं, इस लेवल के चैप्टर से। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज बुक 1 में बड़ी स्ट्रांग है और बुक 2 कहीं पर आपको लगता है वीक है, तो आप बहुत जल्दी उसमें भी स्ट्रांग हो सकते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट नहीं होने वाला है। हाँ डेफिनेटली इस बार 30% कम हो गया था, अब नहीं होगा, अब पूरा सिलेबस आएगा आप लोगों को। तो उसको उसके आने के बावजूद ये आपको छोटा ही पड़ता है चैप्टर। तो आपका फुल फोकस होना चाहिए बुक 1 पे, जब आपको बुक 1 करवाई जा रही है। अब 90% स्कूल्स बुक 1 से ही स्टार्ट करेंगे आपका भी फिजिक्स चैप्टर 1 से। बट हो सकता है कोई इक्का दुक्का स्कूल हो जो बुक 2 के 9 चैप्टर से स्टार्ट कर दे, तो करे तो बता देना, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं होती। हाँ ये है कि बुक 1 में अगर किसी स्कूल बुक 1 से स्टार्ट करता है तो उसको चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो 2, 3, 4 पहले पढ़ा दे। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड, अगर बीच में से पढ़ा रहा है तो स्कूल छोड़ देना बस। मतलब बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं होता है। सो ये सब हम मेजर 3 ब्रांचेस 12th में पढ़ने वाले हैं। अब बुक 1 में जो पहले 2 चैप्टर रहने वाले 1 एंड 2, ये होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पर हम चार्जेस की स्टडी करेंगे, बट कैसे स्टेट में, एट रेस्ट।
इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। तो जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते होंगे, शो करते होंगे, वो सब चैप्टर नंबर 1 और 2 में आएगा। उसके बाद हमारा चार्ज कर देगा स्टार्ट मूव करना, और जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो वी ऑल नो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक करंट। तो चैप्टर 3 का नाम आ जाता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर आप पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला पार्ट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल जो आपने 10th में पढ़ा था, ओम्स लॉ, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये सब डिवाइसेस को थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे हम, कैसे वर्क करते हैं, कैसे बटन ऑन करने पर आपकी लाइट चालू हो जाती है बिना टाइम लिए, ये हम यहाँ पे जानेंगे ऐसा क्यों होता है कि आपने आपने तो सिर्फ बटन प्रेस किया और विद इन नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड फैन ऑन हो गया, लाइट चालू हो गई, कैसे, वो यहाँ पे सीखेंगे। फिर आता है चैप्टर नंबर 4। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और 2 में चार्जेस को हमने जबरदस्ती कैसे रखा था, एट रेस्ट, तो यहां पर आते आते वो मूव करना स्टार्ट किया, और जब चार्ज मूव करता है तो वो कुछ और प्रॉपर्टीज भी शो करने लगता है। जैसे 10th स्टैंडर्ड मैग्नेटिज्म ने आपने पढ़ा है, एक मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने अराउंड। तो वो मैग्नेटिज्म चैप्टर में जो आपने पढ़ा था, वो इधर चैप्टर नंबर 4 और 5 ये कंबाइन होता है मैग्नेटिज्म पर। संभाल लेना यार, मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में भी 2 चैप्टर आएंगे। पहला 4th चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक करंट पर बेस, कि ये करंट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इसके बारे में हम सोलेनॉइड, आपने ये टर्म 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स, ये सब चीजें आएगी इधर। और चैप्टर नंबर 5 में अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर बात करेंगे कि जो अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं इसका खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आज हम सरवाइव कर पा रहे हैं। अगर ये फील्ड नहीं होती तो जो सन से सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं, तूफान, वो बेसिकली वो थैनोस का स्नैप हमारा हो चुका होता, अभी उड़ चुके होते, क्योंकि हम बेसिकली वहां पे जाके आपको बताई जाएगी। अच्छा, आपने अगर सुना हो नदर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स, बेसिकली जो नॉर्थ पोल साउथ पोल पे लोग देखने जाते हैं बहुत खर्चा करके, जहाँ पे आसमान में लाइट्स होती है अलग अलग कलर की, जिनको साइंटिफिक या टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है अरोरा बोरालिस एंड अरोरा ऑस्ट्रालिस। ये बेसिकली इनके पीछे का रीजन भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये पोल पे क्यों दिखती है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया जाएगा। वो सिलेबस का नहीं है, वो तो जब जस्ट मैंने इंटरेस्ट के लिए बताया कि ऐसा भी आप जान सकते हो क्यों होता है। फिर चैप्टर नंबर 6 आता है, जिसका नाम आपने पहले भी एक टॉपिक में सुना है 10th स्टैंडर्ड में, EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहां आपने चैप्टर नंबर जो भी था आपका 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, उसमें आपने मोटर्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये चैप्टर उस पर होने वाला है। यहां तक हमें यह पता लग जाता है कि भाई करंट के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाने की एबिलिटी होती है। तो फेराडे को ख्याल आया क्या उल्टा भी पॉसिबल है, क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट बना के दे सकती है। उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, अपना फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा, एंड पूरा चैप्टर बन गया आपकी पढ़ने के लिए। तो वो भी आएगा। पहले 6 चैप्टर में जिस करंट की हम बात करेंगे या जिस वोल्टेज की बात करेंगे वो कैसा होगा, डीसी। अब ये डीसी मार्वल वाला डीसी नहीं है, डीसी इज फॉर डायरेक्ट करंट, ऐसा जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। बट जैसे ही हम इस चैप्टर में एसी जनरेटर पढ़ेंगे जो निकोला टेस्ला ने बनाया था, तो उसके बाद चैप्टर 7 का जन्म हुआ, विच इज ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, जो आपके घरों में आ रहा है। अभी जितने आपके अप्लायंसेस घर में चल रहे हैं, फैन से लेके एसी, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन जो आप चार्ज करते हो, जो मतलब आपके घर में जो करंट आ रहा है वो क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट।
और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको एक स्टोरी बताऊंगा, एसी बेसिकली एसी वर्सेस डीसी का फाइट, अगर आपको पता हो, बहुत इंटरेस्टिंग था। निकोला टेस्ला एंड थॉमस अल्वा एडिसन, इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी, कौन सा अच्छा है, डायरेक्ट करंट की ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे वो आपको पार्ट बताया जाएगा। एंड जब इतना आप समझ लोगे तो आएगा चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके सहारे आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन चल रहा है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ये 7 चैप्टर का ज्ञान होना जरूरी है। एट द सेम टाइम ये चैप्टर सिर्फ 2 सेशन का है, मतलब शुरू होते से खत्म हो जाएगा। तो इतने से पार्ट को पढ़ने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। तो ये आपका पूरा बुक 1 फिजिक्स का रहने वाला है। मैंने पहली क्लास से आपको ये कहा है कि ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो और फिजिक्स के 14 चैप्टर है, 14 में से सबसे बड़े चैप्टर है पहले 4, 1 2 3 4। तो अगर आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो इन 4 चैप्टर में आपकी मेहनत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर कहीं अटक रहे हो, कहीं दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आया है, कुछ रिवाइज करते वक्त डाउट आया है, प्लीज कांटेक्ट करो। अगर आपने फ्यूचर के लिए छोड़ दिया कि अभी का एग्जाम आ रही, अभी तो कोई पेपर है ही नहीं, जब एग्जाम आ गई तब देख लूंगा, तब देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस वक्त वो भी चल रहा होगा जो करंट है, मैं आपका पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीजें यहाँ पे नहीं करने का, टाइम टू टाइम चीजें खत्म करते जाने का है। कोई चीज इजी होगी, जल्दी समझ में आ जाएगी, कुछ चीजें डिफिकल्ट होती है, आपको खुद को उसको टाइम देना पड़ेगा, 2 बार 3 बार नोट से पढ़ना पड़ेगा, डाउट्स पूछने पड़ेंगे। तो आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा भी नहीं रहना चाहिए एक बार पढ़ाया सब आ जाए। आ सकता है, इतना अच्छा हम पढ़ा देंगे, बट स्टिल पर्सन टू पर्सन तो अलग अलग है। तो प्लीज इस चीज पे आप थोड़ा फोकस कीजिएगा। फिर 9 10 ऑप्टिक्स है, ये पूरा अलग ब्रांच आ जाता है, इनसे कुछ भी रिलेशन नहीं है ऑप्टिक्स का। एंड देन 11 12 13 मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे एटम्स पढ़ोगे आप, न्यूक्लियाई पढ़ोगे, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। एंड सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जिस चैप्टर के है वो 14 चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स। बेसिकली सोलर सेल किस पर काम करता है, एलईडी कैसे काम करती है, ये वो मूवीज में बर्गलर अलार्म्स होते हैं ना, वो लेजर होती है, पैर कट जाता है तो वो बजर बजने लग जाता है, टैनू टैनू टैनू, तो वो सब कैसे बनता है वो आपको बताया जाएगा उसमें। तो आपके घर पे जो एसी लगे हुए हैं, जो टीवी लगे हुए हैं, इनको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, बट जो इनपुट में आ रहा है वो तो वेरिएबल है। तो कैसे इनको वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, वो सब हम वहां पे डायोड वायोड के साथ पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी। अब मैं आपको बेसिक 12th फिजिक्स स्टार्ट करवाता हूँ। आज ऑलमोस्ट सेशन आपके नोट्स आपके ग्रुप पे अपलोड हो, मतलब गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो चुके हैं। तो बाकी स्टूडेंट जिनके पास अगर गूगल क्लासरूम नहीं है कोड वाइज, और आपका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, तो प्लीज कांटेक्ट मी, मैं आपको कोड्स दे दूंगा। वहां पे रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हो जाएगी आपको, यहाँ की क्लासेस की, प्लस नोट्स भी मिलेंगे। अच्छा ये चीज याद रखिएगा कि जो रिकॉर्डिंग्स होगी वो वहां परमानेंट नहीं रहने वाली, वो 4 to 5 डेज के अंदर वहां से हो जाएगी एक्सपायर। मतलब मेरे पास होगी, डायरेक्टली आप अवेलेबल, मतलब आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप देखना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो, और अगर बाय चांस आपने क्लास मिस कर दिया किसी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से, तो अगली क्लास में आने से पहले आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो रिकॉर्डिंग आपको देखकर आनी है। अदरवाइज आप आके सिर्फ सर मतलब खुजली कर रहे होंगे, सर में कुछ पता नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सब चीजें कनेक्टेड है। मैं पीछे वाली क्लास की बात करूंगा और आप वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, अल्टीमेटली या तो फिर वीडियो ऑफ करके बैठ जाओगे, या बाय बाय सर, अगली क्लास में मिलेंगे। तो ये, और जैसे ये दिक्कत स्टार्ट होगी वैसे ही आपका फिजिक्स से कनेक्शन छूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी भी बता रहा हूँ, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। आप रेगुलर नहीं पढ़ के, रेगुलर का रोज का काम रोज खत्म ना करोगे तो डिफिकल्ट लगने लग जाएगा। वो फिजिक्स नहीं, वो किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। तो आपका काम है, रोज का काम सिर्फ रोज खत्म करते जाने का, जहाँ टीचर की हेल्प चाहिए वो ले लेने। टीचर ऑलवेज वहां पे रहेगा आपके साथ कि भाई कभी कोई दिक्कत आ रही है शेयर करो। ऑलराइट चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट चैप्टर। हमारा चैप्टर 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली है तो 1 और 2 में पूरा यही पढ़ना है,
वो भी मैं बताता हूं। तो चैप्टर नंबर 1 इज स्टैटिक्स। अब आप ये समझो, ये तो मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था। और स्टैटिक सिचुएशन को, वही रेस्ट सिचुएशन को स्टैटिक बोला जाता है, ये आप सब जानते हैं। सो जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं, बैठे हुए होते हैं आलसी की तरह, तब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें यहां पर पढ़नी होती। पर वो सब जानने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है चार्ज क्या होता है। सही बात है ना, चार्ज क्या होता है। आज मैं 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी की रिवीजन क्लास ले रहा था स्कूल। मैंने उन बच्चों से करंट पढ़ा देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा देते हैं, ओम्स लॉ पढ़ा देते हैं, पर जब पूछा गया कि चार्ज क्या है ये बता दो मुझे, किसी को नहीं पता। मैंने ये तो यार गलत जा रहे हो, करंट पता है पर चार्ज नहीं पता है, और करंट के फॉर्मूले में चार्ज आता है, तो ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो होता है। इसलिए सबसे, और एक चीज समझो, चैप्टर 1-2 में चार्जेस को रेस्ट में पढ़ना है, उसके बाद चार्जेस को मोशन में पढ़ना है। ये सब मिला के यहाँ पे चार्जेस अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे होंगे। मतलब बुक 1 एक फिल्म को, अगर एक फिल्म की तरह इमेजिन करूं बुक 1 को, तो इस बुक 1 का मेन लीड कैरेक्टर चार्ज होने वाला है, हीरो जिसको बोलते हो आप। अगर ये एक सीरीज की तरह चल रहा है, सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, 4, 5, 6, तो उसका इस सीजन बेसिकली उस सीरीज का लीड कैरेक्टर चार्ज होगा। हर जगह चार्ज तो रहने ही वाला है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी, चार्ज क्या होता है। आंसर मत सोचना, किसी को नहीं पता चार्ज क्या होता है। आपके दिमाग में अगर कोई आंसर आ भी रहे हैं तो वो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो जो आंसर आ रहे हैं वो चार्ज के लिए नहीं आ रहे होंगे, वो टाइप्स के लिए आ रहे होंगे, वो उसकी प्रॉपर्टीज के लिए आ रहे होंगे। बट चार्ज क्या है वो किसी को नहीं पता अभी तक। बट हमें ये पता है कि ये चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर सकता है। जैसे कि अगर एक चार्ज रेस्ट पर होगा तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो शो कर सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 1, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो फोर्स लगा सकता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरीके से मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वैसे ही चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी हमें पढ़ना रहेगा। तो ये सब मिलाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक होने वाला है। तो घबराओ मत कि एक क्लास में ये सब पढ़ा दूंगा, ये पूरा चैप्टर 1 और 2 का कंबाइन करके ये आने वाला है। हाँ, ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में डेप्थ में हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसके बारे में और भी चीजें होती वो आएगी चैप्टर नंबर 2 में। अब मैं आपको चार्ज को डेफिनेशन दूं उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि यूनिवर्स किस चीज से मिलके बना है जिसमें रह रहे हैं। नित्या, सॉरी निया, आपने थोड़ा बहुत सही लिखा है, थोड़ा बहुत मैं करेक्ट कर दूंगा, तो जैसे जैसे मैं अभी लिखवाऊं याद करेंगे। और वेरी गुड धनुष्का, थोड़ा सा डिफर करूंगा मैं आंसर में। तांक्षी का भी एक पार्ट तो सही है, यश का भी सॉर्ट ऑफ मैं आंसर सही बोलूंगा कि ये यूनिवर्स किस चीज से मिलके बना। हिंट दे देता हूं, दो चीजें हैं, दो के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं मिलेगी। मतलब इस पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं, छोटी मोटी बात भी नहीं कर रहा हूं, पर ये यूनिवर्स सिर्फ दो चीजों से मिलके बना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे एक आंसर दिया जो कि एकदम परफेक्ट है, मैटर। आपके आजू बाजू में जो कुछ भी दिख रहा है आपको, जो कुछ भी विजिबल है आपके लिए, जितनी चीजें दिख रही है आपको, छोटी से छोटी देख लो, बड़ी से बड़ी देख लो, सब कुछ मैटर है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास
एंड ऑक्यूपाइज सम फिजिकल स्पेस या वॉल्यूम, यही सिखाया गया है। तो जितना भी पार्ट आप देख रहे हो वो सब मैटर के अंदर आ जाता है। और इसको छोड़ के, वेरी गुड आदित्य, आदित्य तूने दूसरा टर्म यूज किया है, बट मैं इसके लिए बोलूंगा सेकेंड पार्ट इज रेडिएशन। एक है मैटर, दूसरा रेडिएशन। रेडिएशन को जनरली अगर इमेजिन करना है सिर्फ सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ऐसा बोल सकता हूं। जैसे सन से हीट वेव्स आ रही है, दिखती नहीं है, गर्मी तो लग रही है ना, रेडिएशन। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो मेरे मोबाइल, मेरे लैपटॉप से सिग्नल निकल के आप सभी तक पहुंच रहा है, आपका मुझ तक पहुंच रहा है, इस वजह से आप मुझे सुन पा रहे हो, आप देख, मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। तो ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन है। ऐसा तो नहीं है ना जो मैं चिल्ला रहा हूं आपकी खिड़कियों से आपको आवाज आ रही है, नो, आपकी डिवाइस से आ रही है। तो बेसिकली हम रेडियो वेव्स पर काम कर रहे हैं, ये भी एक टाइप का रेडिएशन। तो या तो मैटर या रेडिएशन, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं होती है। ये रेडिएशन वाला पार्ट जनरली हम बुक 2 में पढ़ेंगे, 12th की जो बुक 2 है वहां पर जाके ये वाला पार्ट आएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर जो है वो उसकी खुद की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल दूं, देखो ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूं मैं, फंडामेंटल या इंट्रिंसिक या इनहेरेंट, तीनों में से कोई भी वर्ड मैं यूज कर सकता हूं। मैटर की दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल का मतलब ऐसी चीज जो उसके पास ऑलरेडी है, आपने, मैंने या मोदी जी ने, किसी ने दी नहीं है, किसी ने नहीं दी है, वो पैदा हुआ था तब से उसके पास है। एक, मास। ऐसा कभी कोई देखा है मैटर जिसके पास मास ना हो? नो, जो मैटर है उसके पास मास होगा ही होगा, कुछ ना कुछ से मिलके तो बना है ना वो। तो मास सबके पास होता है। दूसरा होता है चार्ज। जितना भी मैटर आप अपने आजू बाजू देख रहे हो सबके पास मास है, सबके पास चार्ज है, सबके पास। अब चार्ज को अगर इमेजिन करना हो तो केमिस्ट्री में आपको पहले ही इमेजिन करवा दिया गया है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स। ऐसा बताया गया है, सब चीजें एटम्स मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। और भाई एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसे चीजें सुनी है ना। तो बेसिकली सबके पास चार्ज है, आपके पास चार्ज है, मेरे पास चार्ज है, क्योंकि हम सब किससे मिलके बने? एटम्स। अब आपको किसी ने दिए है क्या चार्ज? जब आप पैदा हुए थे साथ में लेके आया। तो बेसिकली मैटर की ये दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है जो उसके पास होती ही है, हमने, आपने, किसी ने दी नहीं है। इसलिए टर्म क्या यूज की मैंने? फंडामेंटल, इंट्रिंसिक, इनहेरेंट। यहां से चार्ज का डेफिनेशन आता है जो आपका चैप्टर का पहला डेफिनेशन होगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे स्टाइल वाली चीजें करवा देता हूं मैं तो आपको याद रहे। सेंटर में हम लिखेंगे चार्ज, और इस चार्ज का हम एक माइंड मैप बनाते हैं, सो दैट चीजें, चार्ज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमें पता है वो हमें याद रहे। सबसे पहली चीज, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आज के बाद इस हीरो का कुछ तो रिप्रेजेंटेशन रखना पड़ेगा। तो या तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो कि आपके चार्ज का रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। नो आर्या, अभी अब जो मैं लिखवा रहा हूं वो सब आपको लिखना है। इससे पहले जो बात थी वो ज्ञान की बात थी जो आपको पता होनी चाहिए। फ्यूचर में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यूनिवर्स, वापस पूछूंगा मैं बुक 2 में आके, ये यूनिवर्स किससे मिलके बना है, तो आपको पता होना चाहिए मैटर एंड रेडिएशन। अब ये चार्ज का डेफिनेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे,
हमें एक्चुअल डेफिनेशन तो देखो नहीं पता है, सिंपल सी चीज है, चार्ज क्या है वो नहीं पता, बट अभी मैंने बताया चार्ज क्या क्या कर सकता है वो सब हमें पता है, हमने डेप्थ में जाके पढ़ा है। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी चाहिए वो है चार्ज का डेफिनेशन। तो लिखो, चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय virtue of which it can show electric effects. It is the intrinsic property of matter by virtue of which it can show electric effects. कौन कौन से electric effects ये show कर सकता है? Electric effects like electric force, electric field, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये डेफिनेशन आपको बतानी रहेगी जब आप लोग चार्ज को डिफाइन करते हो। क्या है चार्ज? इट इज द इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या फंडामेंटल कह लो या इनहेरेंट बोल दो, ऐसी चीज जो उसके पास शुरू से है, आपने, मैंने या किसी और ने दी नहीं है। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की, जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चिंता मत कीजिए, ये चीजें हम डेप्थ में जाके पढ़ने वाले हैं। आज के लिए आपको नाम याद रखना जरूरी है कि एक चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है। इट कैन शो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जो वो खुद लगा भी रहा होगा और एक्सपीरियंस भी कर रहा होगा, एंड एट द सेम टाइम उसका कुछ पोटेंशियल भी होगा। डेफिनेशन क्लियर है? सब एक बार उसको रीड करना है, मैं पूछूंगा कभी भी किसी से रैंडमली पूछ लूंगा। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन शो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। साथ साथ में अगर याद करते चले जाओगे बहुत हेल्प मिलेगा। बात के लिए रखोगे तो वही गधा मजदूरी, क्योंकि बाद में भी करना तो है, तो साथ साथ में याद करते चले जाओ। इसलिए ये माइंड मैप्स बनवा रहा हूं मैं, आप कि आपके पास थोड़ा ढंग का लिखा हुआ भी हो, तो कभी फ्यूचर में खोलो तो इच्छा भी हो देखने की, और साथ साथ में याद भी हो जाए। अच्छा, इसके बाद आता है भाई चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल, ये हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। जय, क्या लगता है क्या यूनिट होता था चार्ज का? सर कूलम। यस, वेरी गुड, कूलम। यहां पे लिख लो आपके चार्ज का एसआई यूनिट। देखो मैं स्पेलिंग में बहुत खराब हुआ, तो कभी कोई गलती से स्पेलिंग खराब गलत लिख दो तो तुम अपनी कॉपी में सही कर देना। सो ऐसा यूनिट है कूलम। और जब जब हमने ऐसा यूनिट की बात की है तब तक सीजीएस बीच में आई है, तो सीजीएस भी जानना जरूरी है, जो कि बहुत कम काम आने वाली है, फ्रैंकली बता देता हूं, बट स्टिल पता होनी चाहिए। सीजीएस यूनिट जो चार्ज की होती है वो होती है स्टैट कूलम, स्टैट कूलम। और ई एस यू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऐसा बोला जाता है। और इन दोनों के बीच का जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता है? 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 into 10 raised to the power 9 ESU। ये इनके बीच का कन्वर्जन होता है।
एक कूलम में इतना ESU होता है। क्लियर है? ऑलराइट, नाउ थर्ड चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा हमारे इस चार्ज का। तो उसके लिए फॉर्मूले पे जाते हैं। हमने 10th स्टैंडर्ड में करंट का एक फॉर्मूला सीखा था, और वो फॉर्मूला था करंट का I इज इक्वल टू Q बाई टी। यही होता था, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वहां से चार्ज को सब्जेक्ट बनाया जाए तो क्या होगा, करंट इनटू टाइम, ऐसा ही होगा। अब करंट का खुद का डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा इधर से मैंने फॉर्मूला लिख दिया तो फॉर्मूला ही रखते हैं, एक ब्रांच इसकी और निकाल देते इधर से अपने। और यहां से अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए, और टाइम का होता है टी। तो AT इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज। याद रखिएगा, AT भी लिखोगे तो चलेगा, बट अगर किसी को ऐसी इच्छा है m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a की पावर 1, तो लिख दो, किसने मना किया, और अच्छा है वो लिखना, बट ये भी चल जाता है। तो यहाँ पे करंट की जगह ए लिख दिया, विच इज एम्पियर वाला ए, और टी टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। क्लियर है? ओके, अब आपको ये बताया गया है कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, ये भी आपने सीख रखा है। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, वरुण? यस सर। हाय वरुण। हाय सर। वरुण, चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? सोच सोच, 10th स्टैंडर्ड में आया था। स्टेशनरी एंड मूवमेंट, क्या? स्टेशनरी चार्जेस एंड मूवमेंट चार्जेस। वो तो उनकी स्टेट बता रहे थे कि अभी वही मैं रेस्ट पे हूं और अभी मैं थोड़ी देर में दौड़ने लग जाऊं। अरे मैं कितने टाइप के हूं, अभी तो मैं ही हूं, पर मैं चार्जेस की बात कर रहा हूं। चार्जेस कितने टाइप के, एक रेस्ट पे हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बात सही है। वेरी गुड विश्वा, आर्य, ध्रुव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव। हाँ, तो बेसिक टाइप, नंबर कितना हो, कितने टाइप के हुए। टू टू टू। हाँ देख, जाग गया ना तू, इसलिए बोलो जागते रहे। तो देर आर टू चार्जेस, हमको पता है दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक टाइप का हमने नाम रख दिया है पॉजिटिव, और दूसरे टाइप का हमने नाम रख दिया है नेगेटिव। इसके पीछे की भी एक स्टोरी है कि इनको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे दिया गया है। मतलब कोई ऐसा आपको नेगेटिव को पॉजिटिव बोलना होता तो भी बोल सकते थे, वो तो ये तुक्का लगा है। तो मैं उसको स्टोरी, आपको थोड़ी स्टोरी नहीं बोलूंगा, हिस्ट्री बता देता उसकी, कि कैसे कहां से आया है। वो लिखनी कहीं नहीं है, बट पता होनी चाहिए अगर अब पढ़ने निकले ही हो तो। बहुत साल पहले, बहुत मतलब बहुत, 600 BC जितना, वो बिफोर क्राइस्ट, इतना टाइम पहले एक फिलोसोफर हुआ करता था, थेल्स। उस फिलोसोफर ने क्या किया, एम्बर एक मटेरियल होता है, जेमस्टोन जनरली आपने देखा होगा, महंगा भी है थोड़ा। उस एम्बर मटेरियल को, अरे जिसके वीडियो ऑफ हो गया ऑन कर लो चुपचाप चुपचाप से। ये एम्बर मटेरियल को जब चीजों से रब किया जाता था, तो एम्बर मटेरियल के पास खास प्रॉपर्टी आ जाती थी, लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की। मतलब सपोज करो ये एम्बर है, इसको रब किया, इसको मैंने फर के पास रखा, फर इस पे अट्रैक्ट होने लग गए। ये अब आज के लिए, आपके लिए तो कॉमन है, क्या है चलेगा, और उस वक्त एक बहुत बड़ी चीज थी कि ये कैसे अट्रैक्ट कर रहा है बिना टच कर। तब ये कहानी शुरू हुई। अब एक चीज समझो, इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली डिस्कवर धीरे 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 हुई है, बट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं आके कर दिया। ये बहुत सालों से अलग अलग साइंटिस्ट इस पे काम करे चले आ रहे थे, और सबके
क्यूमुलेटिव इफेक्ट था कि उनको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी चीजें आगे पता लगी। और इलेक्ट्रिसिटी ऐसा भी नहीं थी कि एकदम से प्रकट हो गई हमारे यहाँ। भाई अर्थ जब से है तब से इलेक्ट्रिसिटी है। शुरू शुरू में फिश होती है, इलेक्ट्रिक फिश, जिससे शॉक लगता है। तो भले ही इलेक्ट्रिसिटी नहीं बता दी, पर ये पता था कि भाई ये जो फिश है इसको हाथ लगाना खतरे से खाली नहीं है, शॉक लगेगा। या लाइटनिंग आजकल से थोड़ी ना हो रही है, जब से अर्थ है तब से हो रही है। तो वो लाइटनिंग भी अर्थ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी नहीं थी कि एकदम से सामने आ गई, शुरू से थी। बस फाइनली डिस्कवर करने वाला कि इसमें क्या क्या होगा, कैसे होगा, वो धीरे धीरे साइंटिस्ट बाय साइंटिस्ट आगे करते चले गए। तो हम कहा थे थेल्स पर। थेल्स ने क्या किया, थेल्स को पता लगा कि भाई एम्बर जो है वो चीजों को अट्रैक्ट कर सकता है रब करने के बाद। इसके बाद सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए कुछ सालों के बाद, बहुत सालों के बाद बेसिकली विलियम गिलबर्ट आए, उन्होंने किए। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या हुए वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करा गया, एक प्लास्टिक की रॉड ली गई और एक और प्लास्टिक की रॉड ली गई, और इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक रख दिया गया। दो प्लास्टिक की रॉड ली गई और एक दूसरे के नजदीक रख दिया। अब ना ही ये दोनों रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, ना ही रिपेल कर रही थी। बट फिर क्या किया, एक मटेरियल लिया, फर। यहां पे मैं लिख देता हूं आपके लिए, प्लास्टिक रॉड, क्या आप भूल ना जाओ। जब इन प्लास्टिक रॉड को इस फर मटेरियल से रब किया गया और वापस से एक दूसरे के नजदीक रखा गया, तो अब क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। ठीक है भाई, ऐसा हुआ। उसके बाद इन्होंने रॉड को चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक रॉड की जगह ले ली ग्लास की बनी हुई रॉड। और सेम चीज वापस की, ग्लास रॉड को पहले एक दूसरे के साथ रखा, कुछ अट्रैक्शन नहीं, कुछ रिपल्शन नहीं। बट अब उसको क्या किया, एक मटेरियल लिया, इस बार फर नहीं था, इस बार था सिल्क। अब जब ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया और अब एक दूसरे के पास रखा, तो अब ये दोनों भी रिपेल करने लग गई। तो यहां से एक चीज तो पता लगी कि रब करने के बाद जो चार्ज इस प्लास्टिक रॉड पर आया था वही सेकंड प्लास्टिक रॉड पे भी आया होगा। इस वजह से पता लगा कि जो लाइक सिमिलर टाइप के चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल। तो यहाँ पे जो चार्ज था वही चार्ज यहां पर होगा, इसलिए ये रिपेल कर रहे हैं। यहाँ पे जो चार्ज था वही चार्ज यहां पर होगा, इसलिए ये रिपेल कर रहे हैं। बट जब प्लास्टिक रॉड को ग्लास रॉड के नजदीक लेके आया गया, तो इस केस में अब रिपल्शन नहीं, अट्रैक्शन होने लग गया। जो चीज पहले रिपेल कर रही थी अब अट्रैक्ट कर रही है। तो एक चीज बताओ, अगर जो चार्ज इस पर होता, अगर वही चार्ज इस पर होता, तो इन दोनों को भी नजदीक लाने पर रिपल्शन होना चाहिए था। बट ऐसा था नहीं। इस वजह से ही जो दो रॉड सिमिलर पहले रिपेल कर रही थी, ये दोनों रिपेल कर रही थी, जब ये दोनों काइंड की रॉड को साथ में लाया गया और ये अट्रैक्ट की, यहां से पता लगा चार्जेस एक टाइप के नहीं, चार्जेस दो टाइप के होते हैं। जो चार्ज ब्लू वाली प्लास्टिक रॉड पर है वो चार्ज इस पर नहीं है, क्योंकि अगर दोनों पे सेम ही चार्ज होते तो ये भी रिपेल करने चाहिए थे। बट इन दोनों को पास में लाने पर ये अट्रैक्ट कर रही है। तो जो चार्ज इस पर था वो चार्ज इस पर नहीं, इस पे कोई दूसरा ही चार्ज था। ये था कि इन दोनों पे सेम चार्ज थे इसलिए ये रिपेल कर रहे, इन दोनों पे सेम चार्ज थे इसलिए ये रिपेल कर रहे। बट दोनों के चार्जेस अलग अलग थे, इसलिए जब दोनों को साथ में लाया गया तो ये अट्रैक्ट करने लग गए। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि ग्लास रॉड पर जो चार्ज आया होगा उस चार्ज को आज से हम बोलेंगे पॉजिटिव। मतलब ये सोच के बोल दिया और कुछ नहीं। उस वक्त सिर्फ ये बता दिया कि ग्लास रॉड पे जो भी चार्ज होगा उस वक्त उसका नाम दे दिया गया पॉजिटिव। और प्लास्टिक रॉड को फर्श से रब करने पर प्लास्टिक रॉड पे जो चार्ज आया होगा उसको नाम दे दिया गया नेगेटिव। तो लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे थे, पर जब
बात हुई अनलाइक चार्जेस की, तो वो वहां से पता लगा अट्रैक्ट करते हैं, वहां से ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम आए थे। और इस नाम को देने में बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी हाथ था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक फेमस काइट एक्सपेरिमेंट किया था, बारिश में पतंग उड़ाई थी, झटके खाए थे कुछ, तो उसके बारे में भी आपको कहीं कहीं पर पढ़ना चाहिए, आज डिटेलिंग नहीं दूंगा। तो ये इसकी स्टोरी थी कि पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आए। ये एक्स्ट्रा पार्ट मैंने बता दिया। अब वापस से एग्जाम वाले पार्ट पर आ जाता हूं। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें अगर चार्जेस लाइक हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट, ये आपको पता होना जरूरी है। गिव मी सेकेंड। हाँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है जो मैंने बताया? और क्लियर? चलो भाई, तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें चार्ज के लिए। अब थोड़ी बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। और भी क्या चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है वो भी जानना जरूरी है। तो एक प्रॉपर्टी जो चार्ज की अपने 10th स्टैंडर्ड में भी सुनी होनी चाहिए, वो था इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंजर्व क्वांटिटी है। चलो चार्ज से पहले एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व क्वांटिटी। क्या होता है एनर्जी का कंजर्वेशन का होने का मतलब? हाँ दिया। The energy cannot be destroyed, neither created, but conserved. इट कैन बी ट्रांसफर्ड या Yeah, कन्वर्ट, नहीं, इट कैन बी, हाँ, कन्वर्टेड फ्रॉम वन, मतलब वन टू अनदर, या ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एनर्जी बेसिकली डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, बनाई नहीं जा सकती, सिर्फ कन्वर्ट की जा सकती है वन फॉर्म टू अनदर। ये होता था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वैसे ही चार्जेस भी कंजर्व होते हैं, इनको भी बनाया नहीं जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवाया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं कंजर्व क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज मैंने यहां पे लिखी नहीं, वो भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब नॉर्मल जो 2+2=4 होता है, वही लॉ ऑफ एल्जेब्रा यहां पे लगेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है वो ये है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। अब ये वर्ड इससे पहले चांसेस तो कम ही है सुना होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। ये इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? मतलब सबको इलेक्ट्रॉन तो पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको बताया गया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं इसलिए मैं वहां पे माइनस साइन नहीं लगा। अगर माइनस लगा होता तो आप, और इलेक्ट्रॉन ना लिखा होता तो समझ जाते वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, पर इलेक्ट्रॉन लिखकर अगर मैं उसका चार्ज लिख रहा हूं तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती है। इनवेरिएंट होने का मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन
रेस्ट पर है तो उसका चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यही इलेक्ट्रॉन अगर बहुत तेज मूव करने लग जाए, इसकी स्पीड हम जोरदार कर दे, स्टिल उसके चार्ज का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब चार्ज अपनी वैल्यू स्पीड के साथ चेंज नहीं करता है। अब आपको लगेगा सर इतना जोर क्यों दे रहे हो, ऑब्वियस ही साउंड कर रहा है। इसलिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मैटर की खुद की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास एंड चार्ज। चार्ज इनवेरिएंट है, ये अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है, पर आइंस्टाइन भाई साहब ने बताया है कि मास अपनी वैल्यू, मतलब मास का वैल्यू चेंज हो जाता है स्पीड्स के साथ। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करके एक चीज थी, वहां पर आइंस्टाइन भाई साहब ने ये बताया था कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट की मतलब इतनी स्पीड दे दो तो उसका मास ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो सकता है, इतना ज्यादा मास हो जाएगा। मतलब आपका मास इनफाइनाइट हो सकता है अगर आपको कोई स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा दे। और वो फॉर्मूला जो था वो ऐसा दिखता था। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, हाँ ये सिर्फ नॉलेज के लिए दे रहा हूं, तो सर पे लोड मत ले लेना सारे, यार इतने बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे हो। एम के इज इक्वल्स टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला दिया था जिसमें एम के क्या होता है, काइनेटिक मास, मतलब जब ऑब्जेक्ट मोशन में हो तब उसका जो मास होगा। एम नॉट क्या होता है, रेस्ट मास, मतलब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जैसे आप में अभी है तो वो हमारा रेस्ट मास है। सी क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये वी। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 3 इंटू 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड, बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। अब आप समझो, अगर अभी हाल आप रेस्ट पर हो या आप थोड़ी बहुत स्पीड से चलो, तो ये रेशियो में न्यूमरेटर तो बहुत छोटा होगा, डिनोमिनेटर देखो इतना बड़ा है और उसका भी स्क्वायर है। तो अगर आपकी स्पीड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो ये टर्म ऑलमोस्ट नियर टू जीरो आएगा। और जब ये रेशियो ऑलमोस्ट नियर टू जीरो आएगा तो 1 माइनस 0 इज 1, तो उस केस में आपका काइनेटिक मास रेस्ट मास के बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल स्पीड से दौड़ोगे, आपके मास में कोई चेंज नहीं आने वाला। बट मान लो मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को सी के बराबर कर दूं, स्पीड ऑफ लाइट, तब तो ऊपर भी सी स्क्वायर नीचे भी सी स्क्वायर हो जाएगा। सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर क्या होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, एंड समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इनफिनिट। तो मतलब जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी और सी के नजदीक आएगी, तब आपका डिनोमिनेटर घटता चला जाएगा और ये वाला पार्ट बढ़ता चला जाएगा। इस पूरे पार्ट को बताने का रीजन क्या था, मास की वैल्यू चेंज होती है स्पीड के साथ, बट चार्ज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब डज नॉट वेरी विद स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है उस पर चार्ज अपने आप को डिपेंडेंट नहीं रखता है, रेस्ट पे भी उतना ही वैल्यू होगा और तेज स्पीड में है तो भी उतना ही वैल्यू होगा। क्या ये चीज समझ में आई? ये सब नोट्स में आपको दिया हुआ है पहले 4 से 5 पॉइंट में, बस ये है कि मैं आपको लिखवा रहा हूं कि आपको पता लगे। लास्ट प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ज क्वांटाइज्ड है। 10th स्टैंडर्ड में अगर कोई अच्छी रेफरेंस बुक अगर आपने देखी हो तो उस रेफरेंस बुक में इसका जिक्र किया होता था। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है, मतलब क्वांटाइजेशन इज पॉसिबल हियर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड क्या होता है ये भी तो समझ में आना जरूरी है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा, आज आपके आजू बाजू में आप जिस पेन से लिख रहे हो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, वो चार्ज हमेशा किसके बराबर होगा, n इंटू ई के बराबर।
where n is equals to 1, 2, 3 and so on. फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं होगी 1, 2, 3, 4, 5, 5,000, 5 लाख, 5 बिलियन, 5 ट्रिलियन, बट फ्रैक्शन में नहीं होगा। और ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19। तो ये क्या सजेस्ट करता है आपको कि एक बॉडी के पास, आप मुझे बताओ, कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? कम से कम एक बॉडी के पास कितना चार्ज होगा? हेतवी क्या लगता है? कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, ये है चार्ज। एन का देखो, ई का वैल्यू तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो वैल्यू मैंने लिखा उसमें सबसे छोटा वैल्यू एन का क्या है? 1। ये ना 1, 2, 3 में 1 सबसे छोटा है। तो एक बॉडी पे कम से कम कितना चार्ज होता है? ई। इससे ज्यादा 2e, उससे ज्यादा 3e, 4e, 5e, 10e, 5000e। मतलब ये तो चलता जाएगा आगे, बट कम से कम कितना होगा? ई के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। वापस से रिपीट कर रहा हूं कि एक बॉडी, ये पेन के ऊपर अगर मुझे चार्ज किसी ने पूछा कि चल बनाओ इसके ऊपर कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके ऊपर मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो ई के बराबर है, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज जो हमारे पास है अभी यार वो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज, सबसे छोटा वैल्यू चार्ज। उसके बाद फंडामेंटल चार्ज, उसके बाद कितना हो सकता है इसके ऊपर? इसके ऊपर एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 10,000 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, 10 करोड़, 10 बिलियन हो सकते हैं, बट कम से कम कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कोई आपसे ये बोले क्या इसके ऊपर 3.5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आंसर है नो। एन का वैल्यू फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हो, ऐसे टुकड़े नहीं कर सकते हो इलेक्ट्रॉन की कि चल आधा दे देता हूं, आधा बाद में। या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 होगा, या 10 होगा। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन हुआ क्या? जगह तो नहीं बची, पर फिर भी थोड़ा बहुत लिख देता हूं यहां पे। द अमाउंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, यही एक्सप्रेशन को सिर्फ लैंग्वेज दे रहा हूं। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब ई। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। एन को क्या बोला मैंने? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और फॉर्मूला ये आया आपका। इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो आपको आपकी मम्मी ने मार्केट भेजा एप्पल लाने के लिए। आप गए मार्केट में एप्पल खरीदने। आप छोटे थे, नादान, फिर भी दिमाग तो है ही। कितना कम से कम एप्पल आप उस शॉपकीपर से मांग सकते? जय, कितना कम से कम एप्पल तू उस फ्रूट सेलर से खरीद के आ सकता है? एक। इससे ज्यादा चाहिए तो ज्यादा मांगूंगा। तो मांग, मैं दूंगा तुझे। 2। फिर इससे ज्यादा चाहिए 3। तो 3। अच्छा, कभी ट्राई किया है भैया 3.25 एप्पल दे दो? नो सर। ना करना मत। सामने वाले का अगर सुबह से बोनी नहीं हुआ होगा तो लाफा भी पड़ सकता है। साला पी क्या है तू, 3.5 मांगेगा? तो यही चीज है इलेक्ट्रॉन के लिए भी। एक बॉडी पे चार्ज 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है।
3.5, 3.7, 3.6 ऐसा पॉसिबल नहीं है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नाउ क्लियर है क्वांटाइजेशन का मतलब? द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is always an integral multiple of electronic charge. किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो हमेशा n टाइम्स e के बराबर ही होगा. n का वैल्यू 1 से चलता जाएगा, जहां तक लिख सकते हो, जहां तक तुम्हें 1 2 3 आती हो वहां तक लिख देना. अब ये जो इसके लिए एक डायग्राम कभी कभी बना के दिया जाता है. बताओ विच डायग्राम इज मोर सुटेबल टू रिप्रेजेंट क्वांटाइजेशन. तो एक ऐसा बना दिया जाता है और एक ऐसा बना के दिया जाता है. अब आप बताओ डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2. एक है आपकी स्लाइड, एक है आपकी स्टेयर्स लाइक स्ट्रक्चर. विच वन इज क्वाइट सुटेबल टू रिप्रेजेंट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आदित्य वेरी गुड. यस दृष्टि गुड. हितांशी गुड. यश नोप. जय गुड. यशांश गुड. डायग्राम नंबर 2. डायग्राम नंबर 2 क्या बताता है? या तो E होगा या 2E होगा या 3E होगा. बीच का कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है. पर जब आप स्लाइड को लेते हो तो स्लाइड में बीच के भी सब वैल्यूज आ रहे हैं. ठीक है यश? तो याद रखिएगा ये वो लाइफ की सीढ़ी है जो चढ़नी है अभी आपको, पर डायरेक्ट नहीं, एक एक करके. सो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन वाला पार्ट. और ऑलमोस्ट चार्ज की पूरी मैंने चिट्ठे खोल दिया आपके सामने कि चार्ज क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है. अब ये जो क्वांटाइजेशन है ना, वो कभी तो रिलेवेंट लगता है बट समटाइम्स वो इररिलेवेंट भी लगने लग जाता है. अब सर ये रिलेवेंट इररिलेवेंट क्या है समझो. आज अगर मैं आपसे बोलूं आपकी कॉपी जिस पे आप लिख रहे हो, मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस पे, बता पाओगे? आपको पूरी की पूरी एक शीट दिख रही है, एक एक दो दो चार्ज आप अलग अलग नहीं देख पा रहे. तो जब बात होती है माइक्रोस्कोपिक लेवल की, माइक्रो मतलब छोटे लेवल की, तब जब चार्जेस काउंटेबल हो 1 10 20 50 100 200 400 600, जब तक वो काउंटेबल है तब तक तो क्वांटाइजेशन रिलेवेंट लगता है. जब तक आप उसका ग्रेनी नेचर, उसका डिस्क्रीट नेचर, जैसे गेहूं की अगर आप बोरी देखोगे तो आप गेहूं को बेसिकली एक दाना और दूसरा दाना अलग अलग कर सकते हो ना. अगर आप नजदीक से देखोगे तो आपको दिखेगा ये एक और ये दूसरा दाना है. बट अगर आप उसी को बहुत दूर से देखने लग जाओ तो फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे दो दानों के बीच का वो डिस्टेंस. मतलब जब चीजें बहुत बड़े लेवल पे जाती है, अगर मैं इस पूरी शीट की बात करूं तो मैं एक एक दो दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन नहीं देख पा रहा. तो यहां पर आके क्वांटाइजेशन इररिलेवेंट हो जाता है. जहां पर आप चार्जेस को काउंट नहीं कर सकते हो, इट बिकम्स इररिलेवेंट. डिस्क्रीट नेचर देख नहीं पाती. इसका एक एग्जांपल देता हूं. मान लो अभी यार वैसे ही सर ठीक है अभी 11th खत्म हुआ है, ज्यादा टाइम 12th ज्यादा स्टार्ट हुआ नहीं है, तो टाइम पास कर रहे होते, ऊपर से घर पे और बिठा रखा है घर वालों ने, कोरोना कोरोना चल रहा है. मेरी इच्छा हुई कि तुम्हारे घर पर एक पॉट है, मतलब गमला, जिसके अंदर ग्रासेस उगी हुई है. मैं चाहता हूं मैं 2000 रुपए तुम्हें दूंगा, उस पॉट में जितनी भी ब्लेड्स ऑफ ग्रास है वो काउंट करो. तुमने सोचा यार नवरी तो बैठे फ्री है, 2000 भी मिल रहा है, कुछ तो फायदा होगा, शॉपिंग ही कर लेंगे. तो आप शुरू हो गए उस गमले की ग्रास गिनना, 1 2 3, और 1 2 दिन में आपने गिन भी डाली. चलो मैंने 2000 दे दिए. बट किसी दिन मैं आपसे बोलता यही 2000 वापस दे रहा हूं, तेरे घर के बाहर सामने जो गार्डन है उस गार्डन की ब्लेड्स ऑफ ग्रास बेसिकली काउंट करो. निकलेगी ना गाली अंदर से अच्छी वाली, निकालना नहीं अंदर ही रखना है. बट ऐसा लगेगा सर पागल हो गए हो, 2000 दोगे कि 10,000 दोगे तो भी ये काम नहीं करूंगा. क्योंकि जब वही काम एग्जैक्टली मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आ गया तब वो इररिलेवेंट लगने लगे. बट जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे था इट बिकम्स रिलेवेंट. क्वांटाइजेशन भी वही है, छोटे लेवल पे वो रिलेवेंट होता है बट बड़े लेवल पे इट बिकम्स इररिलेवेंट. तो ये सब भी आपको आपके नोट्स में दिया होगा.
अच्छा एक चीज और, चार्ज का ऐसा यूनिट हमने सीखा क्या होता है, 1 कूलम। 1 कूलम इज दी ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कूलम में कितने नंबर, देखते कितना नंबर आता है इलेक्ट्रॉन का। चलो क्यू की जगह लिख दिया मैंने 1 कूलम, एन तो फाइंड आउट करना है और ई को भेज दिया नीचे। अब 1 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये एन का कुछ मेरा वैल्यू आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आता है, 6.25 इंटू 10⁻18। मतलब एक कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छोटा मोटा नंबर नहीं है। 6.25 इंटू 10⁻18, 10 के पीछे 18 जीरो, छोटा लगता हो तो मैं बैंक अकाउंट देता हूं, मेरे डलवा देना। तो इसलिए मतलब बहुत बड़ा नंबर है। तो सोचो एक कूलम में इतना बड़ा नंबर है, तो 2 4 5 10 कूलम चार्ज आ गए तो फिर क्या कौन आप काउंट कर पाओगे, ये तो यही काउंटेबल नहीं। तो याद रखना 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एमसीक्यू में गुजरात बोर्ड में आ सकता है। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। तो जितने भी गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट है वो इस चीज पे ध्यान रखिएगा। नोट्स है आपके पास अभी सबके पास, नोट्स तो खोल नहीं रखे होंगे। चैप्टर नंबर 1 के तो नोट्स वहां पे अपलोड हो चुके हैं, तो प्लीज मैंने आपके नोट्स का पॉइंट नंबर 5 तक सब कुछ कवर अप करवा दिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, तो वहां पे आज का क्लास में खत्म कर दूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये पेज डेफिनेटली मैं चाहता हूं आपने लिखा ही हो सब कुछ, बट स्टिल अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लेके रख सकते हो। ओके 1 2 3 4 5 हटा रहा हूं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, नॉर्मल एटॉमिक स्ट्रक्चर की। सभी को केमिस्ट्री ने ये सिखा दिया है कि एक एटम के सेंटर पे होता है न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर। तो एक हुआ एटम, उसके अंदर हुआ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। एक को आप बोलते हो प्रोटॉन, जिसका खुद का चार्ज क्या माना जाता है, पॉजिटिव, और एक होते हैं न्यूट्रॉन। इन दोनों को फ्यूचर में सिखाऊंगा, कलेक्टिवली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। जब आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग ना बोलना हो तो चैप्टर 13 का नाम ही न्यूक्लियस है, जब आपको इसकी स्टडी करनी है तब आपको सिखाया जाएगा इन दोनों को बोलते हैं कंबाइन, मतलब कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स। और इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूमते हैं, तो 3 4 प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक एटम का रेडियस क्या होता है। तो एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम लेवल पर। और न्यूक्लियस उसका जो रेडियस होता है वो एटम से बहुत बड़ा है, 10⁻⁻15 मीटर, है ना। ये हाँ नहीं बोलने का है, बहुत बड़ा नहीं छोटा है, -15 लिख रहा हूं, तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा। कितना छोटा कि अगर ये मोटेरा स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, अगर हमारा एटम है, तो इस स्टेडियम के पिच पर रखी हुई क्रिकेट बॉल न्यूक्लियस होता है। सोच लो, पूरा का पूरा स्टेडियम एटम, और उस स्टेडियम के पिच पे रखी हुई क्रिकेट बॉल वो है न्यूक्लियस। इतना छोटा है।
मैं आपको ये सिखाने नहीं आया हूं आज कि एटम का साइज क्या है, न्यूक्लियस का, ये तो मैंने मान लिया कि भाई आपने शायद 11th में पढ़ा हो, बट स्टिल मैंने आपको ये बता दिया। इसको फर्मी या फेम्टो स्केल बोला जाता है, -15 को। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने आया हूं, वो क्वेश्चन का आंसर मेरा टॉपिक आज की क्लास का लास्ट होगा। क्या पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, और इनके बीच की जो फोर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। बेसिकली चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। इतने से छोटे रीजन में क्या बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं अंदर, प्रोटॉन। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते चले जाते हैं। अब एक चीज कभी दिमाग में नहीं आई, इतने छोटे से रीजन में इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस रह कैसे लेते हैं? ये तो एंटी पार्टी है, इनको तो साथ में रहना पसंद ही नहीं है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो ऐसे इतने पॉजिटिव जो इतनी छोटी सी जगह में बिना लड़ाई झगड़े के रह कैसे लेते हैं? जैसे आप अपने सिबलिंग के साथ, ऐसा नहीं। वो रूल अलग है, वो केस अलग है, बात दो ही है, 2 या 3 होंगे ज्यादा से ज्यादा। यहाँ बहुत ज्यादा चार्जेस है, तब भी एक भी प्रोटॉन न्यूक्लियस के बाहर नहीं आता है। और आज का ये बहुत अगला टॉपिक समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये क्यों बाहर नहीं आते हैं, क्यों ये प्रोटॉन्स बाहर नहीं आ सकते। या सितांशी? So because of strong nuclear force. वेरी गुड, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जिसका थोड़ा थोड़ा फेड हो चुका है ज्ञान 11th का, वो मैं वापस से याद करा देता हूं। हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस आ जाती है। एक होती थी वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक होती थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमने अभी तक 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ यही पढ़ी है, तो चिंता मत करो कि सर ये तो सुने ही नहीं। आपको सिर्फ नाम बताए गए थे चैप्टर नंबर 1 में कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस वी हैव। इसके अलावा आपने जितनी भी फोर्सेस सुनी है वो इनके सब टाइप्स है, इनके अंदर आती है, बट ब्रॉडली स्पीकिंग ये 4 ही फोर्सेस है। और अगर आपने इनका रेशो अगर चैप्टर 1 ऑफ 11th स्टैंडर्ड में कभी देखा हो, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स जो इन तीनों में होती है वो ये वाली फोर्स होती है। वो अगर मैं अपनी बॉलीवुड मूवी की अगर लैंग्वेज बोलूं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द बाप ऑफ ऑल द फोर्सेस। ऐसा मतलब सबके पापा है ये। जब ये लगना स्टार्ट होती है तब ये तीनों इसके सामने घुटने झुका देती है, भले ही लग रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो फोर्स होती है वो सब जगह नहीं लगती है, ये चैप्टर 13 में आपको सिखाया जाएगा। ये सिर्फ इस छोटे से रीजन के अंदर लगती है जिसका नाम हमने न्यूक्लियस रखा है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लग सकती है। ये इनका डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो आप, बाहर नहीं लगती है, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर। और ये फोर्स करती क्या है? प्रोटॉन को पकड़ के रखती है, जाने नहीं देती। अब सोचो ये पकड़ के रखी हुई है, और दूसरी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है वो उसको बाहर भेजना चाहती है। कौन जीतेगा अगर बाप ऑफ ऑल दी फोर्सेस ये है? तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस वजह से प्रोटॉन कभी भी न्यूक्लियस से बाहर आ ही नहीं पाता है, वो चाहे तो भी नहीं आ सकता है क्योंकि पकड़ के बैठने वाला कोई और है। या अभी आप ही की सिचुएशन, अब चाहो तो भी बाहर नहीं जा सकते, उड़ती हुई चप्पल आएगी पीछे से, तो इसलिए निकल तो सकते नहीं है। तो याद रखिएगा कि आपसे फ्यूचर में ये कोई पूछे क्यों प्रोटॉन बाहर नहीं आ सकते, तो आपको बताना आना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है जो उसको पकड़ के रखती है, हेल्ड करके रखती है, इस वजह से वो बाहर नहीं आ पाते। बट क्या इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है एटम से बाहर? यस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ एक टाइप का अट्रैक्शन वाला फोर्स एक्सपीरियंस तो करता है, बट अगर बाहर से मैं सफिशिएंट एनर्जी दूं, जिसको आपने 11th केमिस्ट्री में आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से सीखा होगा, अगर सीखा है, आई डोंट नो, पता होगा, मैं खुद 11th केमिस्ट्री भूल चुका हूं, तो वहां पर आपको ये बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे एक एटम से किसे बाहर निकाला जा सकता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन,
आंसर क्या दोगे हमेशा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी वीकली अट्रैक्टेड है, थोड़ी सी एनर्जी दी मौज मस्ती करने के लिए निकल जाएगा तो बाहर, चलो निकलते हैं घूमेंगे, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है। बट प्रोटॉन्स कभी भी बाहर नहीं निकल सकते, क्यों? उन्हें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने पकड़ के रखा है। ये चीज मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं क्योंकि अगली क्लास का पहला टॉपिक होगा मेरा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जा सकता है। और मैंने अभी बताया था चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ वो ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो ट्रांसफर हो कौन रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स को तो परमिशन ही नहीं दी है ट्रांसफर होने की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पकड़ के बैठी है। तो ये सब चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा वापस। तो ये क्लियर है कि एक एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को परमिशन है बाहर आने की, अंदर आने की, बट प्रोटॉन अंदर चुपचाप बैठा रहता है सीधा साधा बच्चा बन के। ठीक है, तो अगली क्लास में आने से पहले प्लीज नोट्स के पॉइंट नंबर 5 तक रीड करके रखना, सो दैट मैं 6 पॉइंट से स्टार्ट करवा पाऊं। ठीक है, प्लीज ये रूटीन बना लो, हमेशा अगली क्लास में आने से पहले पिछली क्लास का रिवाइज करके आओगे। इट हार्डली टेक्स 15 to 20 मिनट्स, पर ये आपकी अगली क्लास अच्छी कर सकते हैं, आपकी एक फ्लो मेंटेन रख सकते हैं हर सब्जेक्ट में। अदरवाइज आप सोचो ना, आज फ्राइडे, आप मंडे को आओगे, मंडे तक ये सब चीजें आपकी थैनोस का स्नैप था ना, वैसा हो जाएगा। समझ में तो आई है, ज्यादा देर तक रहेगी नहीं दिमाग में, ये धीरे धीरे फेड होने लगेगी। तो उसको वापस से वो पानी डालना पड़ता है बार बार, तब जाके वो बड़ा पौधा अच्छा निकलता है। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज करके रखना, तो खुद फील कर पाओगे कनेक्ट। अदरवाइज मत करना, एक क्लास में एक्सपीरियंस ले लो, पता लग जाएगा क्या फेस कर रहे हो। ऑलराइट एवरीवन, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, भूख लग रही होगी आप लोगों को भी। बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।